भारत के दूसरे राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती के अवसर पर ये शिक्षक दिन के समारोह के लिए उपस्थित इस वीटी स्कूल के अध्यक्ष सम्माननीय श्री विनय जैन जी, श्रीमती रेमा जैन, श्रीमती वर्षा राणे, उपस्थित सभी देशप्रेमी भाइयों और बहनों। वैसे मैं घड़ी देख रहा था तो घड़ी में 1:20 से लेके 1:25 से कार्यक्रम शुरू हुआ और अभी 1:40 बजे और विनय जी ने मुझे कहा कि 1 घंटा आपको भाषण करना है। तो श्रीमती जी ने पूछा कि भाषण 1 घंटा करोगे तो खाना कब खाएंगे? तो ये कार्यक्रम की विशेषता ये है विनय जी कि बिल्कुल अपना इतनी सुंदरता से, सहजता से जो आपने ये स्कूल बनाया है, इन्हें एक राजनीति का या फिर लोक प्रतिनिधि इस नाते बात न करते हुए इस क्षेत्र में जब हम आते हैं और आपके इस इतनी सुंदरता से बनी हुई और बहुत ही मेहनत से आपने जो ये स्कूल बनाई है, इसमें आने के बाद जो वातावरण का लाभ होता है, आनंद आता है, उस आनंद के पीछे आपकी मेहनत, आपकी जितनी बातें हम कहे कि परिश्रम, उसके पश्चात ये जो वास्तु बनती है उसका आनंद लेने का लाभ हम सबको मिलता है। इसके लिए सबसे पहले हम सब जोरदार तालियों से विनय जी का अभिनंदन करें। और आज इस शिक्षक दिन के लिए भले हम आज 50 लोग हैं, उसमें से 25 या फिर 30 शिक्षकों का हम सम्मान करने वाले हैं। मुझे याद है कि ये सिलसिला हमने बहुत सारे सालों के पहले शुरुआत की थी, लेकिन आज जब लोक प्रतिनिधि इस नाते जब इस विषय को हम देखते हैं तो ये पता लगता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दूसरे राष्ट्रपति बनने के पश्चात, यानी पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1962 में उनका निधन होने के पश्चात 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जब राष्ट्रपति बनाया गया, तो ये शिक्षक दिन क्यों मनाया जाता है या शिक्षक दिन क्यों मनाया जाना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न सबके पहले मन में उठा था। अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे सबके सामने आता है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो उसकी बहुत सुंदरता से एक कहानी लिखी गई थी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने, उसके पहले वो उपराष्ट्रपति थे। इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी लगातार ये कहते थे कि ये देश को अगर आगे बढ़ाना है तो ये देश के नौजवान बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पहले राष्ट्रपति होने के पश्चात जब ये बातें आई कि इस देश को आने वाले समय के 100 साल, 150 साल, 200 साल तक अगर ये देश को आगे बढ़ाना है तो जो संविधान डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, वो संविधान के तहत अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो अपने को सबसे पहले अपने छोटे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है। और अच्छी शिक्षा कब मिलती है? जब देश में अच्छे शिक्षक हो। और अच्छे शिक्षक कब बनते हैं? जब देश की विचारधारा आने वाले समय की 100 और 200 साल के ऊपर उसके विचार करते हुए विचारधारा बनती है। बहुत ही सुंदरता से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में लिखा जाता था कि वो दार्शनिक थे, शिक्षक थे, अध्यापक थे। और ये बातें अगर हम शिक्षक होने के नाते, हमारे बहुत सारे शिक्षक यहां पर बैठे हैं। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था जहां पर साधारण 250 छोटे छोटे बच्चे थे। और जैसा ये विषय जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन विषय है। यानी मैं अगर आप लोगों को पूछूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे तो कठिन समय आ गया। नितिन जी, चलो तो पूछ भी ही लेता हूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था, बताओ। आपको पूछ रहा हूं, संगा हाथ ऊपर करके बताओ। तो आप अगले बार तो आओगे नहीं, बोले ये तो क्वेश्चन पूछते हैं, गड़बड़ है। September 1888 करेक्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 1888 में
तमिलनाडु में हुआ था। और बिल्कुल छोटे से गांव में, जिस गांव की हम बात करते हैं, ये थोड़े एसी तो लवकर जेव्हा एसी जास्त लावायचे कि जल्दी भाषण खत्म हो और जल्दी खाना के लिए। तो जब हम सबको याद होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम की जब हम बात करते हैं, तो वैसे ही एक छोटा गांव था जिस गांव में इनका जन्म होने के पश्चात परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, और परिस्थितियों को विपरीत होने के पश्चात अपने शिक्षण को पूर्ण करना, और अपने शिक्षण को पूर्ण करने के पश्चात अपने जीवन को एक निश्चित विचारधारा देते हुए आगे चल के जाना, और देश आजाद होने के पश्चात ये देश और 100 साल 200 साल नहीं बल्कि हजारों साल चले, ऐसे संविधान मिलने के पश्चात ये देश को आगे बढ़ाने का काम उपराष्ट्रपति पद मिलने के पश्चात जब वो राष्ट्रपति बने 1962 में, तो 1962 से लेके 1975 तक, जब तक इस देश में इमरजेंसी नहीं लगी थी, तब तक राष्ट्रपति बनने का मान उनको मिला। और ये शिक्षक दिवस जब मनाया जाता है तो पेट्रिसिया क्रॉस के जरिए कहा गया है, बहुत ही सटीकता से ये कहा गया है, बहुत ही सुंदरता से, सहजता से इसको लिखा गया था कि एक्सीलेंट टीचर, when we talk about excellent teacher, when we award also so many times that this teacher has been excellently doing well into different subjects, तो इसका बहुत ही सुंदरता से उदाहरण पेट्रिसिया क्रॉस ने लिखा है कि एक्सेलेंट टीचर क्या होता है। तो एक्सेलेंट टीचर का काम होता है कि स्पष्ट रूप से सामान्य लोगों को असामान्य प्रयास के लिए प्रोत्साहित करना। थोड़ा कठिन है समझने के लिए। कठिन समस्या विजेताओं की पहचान करने के लिए नहीं है। यह समस्या कठिन है तो उसमें से जो विजेता बनते हैं, उस कठिन समस्या का हल करके जो आगे जाता है, जो विजेता बनता है, ये पेट्रिसिया क्रॉस लिखते हैं कि वो तो बहुत आसान है। तो कठिन क्या है? तो कठिन यह है कि सामान्य लोगों में से सामान्य परिस्थितियों को देखते हुए उसको विजेता बनाना। ये सामान्य परिस्थितियों में से जो विजेता बनता है वो आने वाले समय में आधुनिक भारत की पहचान कराता है। और इसके लिए शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, ये भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन भारत की तारीख अलग होती है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिन हम मनाते हैं वो 5 अक्टूबर होता है। भारत में शिक्षक दिन हम मनाते हैं वो 5 सितंबर होता है, जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जब राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति बने तो पिछले 40 वर्षों से वो अध्यापक थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास बहुत सारे शिक्षक चले गए, बहुत सारे विद्यार्थी चले गए। विद्यार्थियों ने कहा कि सर अभी आप राष्ट्रपति बने हो, आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से हमको मनाना है। तो राष्ट्रपति विधिवज्ञ थे, विचारवंत थे। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन अगर आपको मनाना है तो मेरे जन्मदिन के समय आप ऐसा काम करना शुरू करो जो आज नहीं बल्कि आने वाले सैकड़ों साल तक इस हिंदुस्तान में न बल्कि मेरी याद, लेकिन इस देश को दिशा देने का काम करने वाले जो लोग हैं, जिनको हम शिक्षक कहते हैं, जिन शिक्षकों के माध्यम से प्रेरणा लेते हुए अपना छोटे बालक इस हिंदुस्तान को आगे आने वाले समय में बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है, ऐसे हमारे शिक्षकों के लिए सम्मान करने के हेतु शिक्षक दिवस का निर्माण करें। और 5 सितंबर 1962 से लेके आज तक ये बातें कही गई है कि लगातार आज अभी 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस देश के कोने कोने में, गांव-गांव में, हर जिला में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यह शिक्षक दिवस जब मनाया जाता है तो लोग पूछते हैं कि ये शिक्षक दिवस का महत्व क्या होता है। यानी अभी तो स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है। अगर हम देखें तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये शिक्षा के माध्यम से काम करने वाले हमारे सभी शिक्षकों का सम्मान हो करके मैं और विनय जी निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। अब ये शिक्षकों का सम्मान हो
उनके तरफ से मिलने वाली प्रेरणा और बढ़े करके लगातार प्रयास करने के लिए हम सबको इसमें काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए शिक्षक और विद्यार्थी का नाता कैसा होना चाहिए, तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच रिश्तों की खुशी मनाने के लिए शिक्षक होता है। और हम सबको याद आता होगा, हम सभी ने अपने स्कूलों में की अपनी शिक्षा जब पूरी की, तो हर एक के मन में अगर हम याद करें तो स्कूल में हम जब जाते थे तो एक ना एक शिक्षक जो हम सबको प्रभावित कर गया, ऐसा सबके जीवन में होगा। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस हिंदुस्तान में या फिर कहीं पर भी शिक्षा हासिल कर ली हो और उसको एक ऐसा शिक्षक का नाम पूछे और उसको याद नहीं है, ऐसी स्थितियां नहीं बनती है। मुझे याद है कि हमारे एक हिंदी के टीचर हुआ करते थे, अग्रवाल जी, और अग्रवाल जी का क्लास होता था। हालांकि हमारा जो स्कूल था वो मराठी मीडियम का था, तो हिंदी का क्लास जब लगता था, हिंदी का पीरियड जब लगता था, वो संस्कृत के पश्चात लगता था। तो हमारी संस्कृत की टीचर थी जो कालांतर से विधायिका बनी, जिनका नाम संजीवनी रायकर था, जो इसी विभाग से मुंबई से विद्यार्थियों के माध्यम से अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करती थी, सिखाती थी। और उसके संस्कृत के उस क्लास के पश्चात हिंदी का क्लास होता था। और संस्कृत अच्छा है करके हमारी रायकर ताई हम सबको आगे बुलाती थी, कुछ लोगों को आगे बिठाती थी, और आगे बैठने के पश्चात उनका ध्यान अपने से हटे नहीं करके हम भी वो संस्कृत का पुस्तक खोल के बैठते थे। और जैसा कि संस्कृत का क्लास खत्म होता था और हिंदी का क्लास शुरू होता था, हम दूर कोने में जाके बैठते थे। और जैसे हमारे अग्रवाल टीचर आते थे तो सबसे कोने में मैं कोने में बैठा हुआ करता था। वो पहले क्लास पे आने के बाद ऐसे कोने में देखते थे जहां पर मैं ऐसे नीचे मुंडी डाल के बैठता था, तो मुझे उठाते थे और पहले बेंच पे सामने बिठाते थे। और ये 5वीं की बात थी, लगातार 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जब स्कूल से बाहर निकला, तब मुझे अग्रवाल जी ने पुनः एक बार बुलाया और कहा कि आपने हिंदी के मार्क से देखे हैं मराठी होने के नाते। तब मुझे याद आया कि 5वीं से लेकर 10वीं तक लगातार हिंदी में 80% मार्क मिलते थे, 80%। तो घर में जब प्रगति पुस्तक जाता था तो मेरे पिताजी हर बार मेरी पिटाई करते थे कि मराठी में मार्क्स कम आते हैं, हिंदी में आते हैं, हिंदी का पुस्तक तेरे टेबल के नीचे होता ही होगा। तो मैं उनको बार बार कहता था कि मेरे पास पुस्तक नहीं होता है, मैं हिंदी में बात करता हूं, हिंदी का पठन और लिखन बहुत अच्छी तरह से करना जानता हूं, क्योंकि संस्कृत को भी सुनता हूं। और संस्कृत को सुनने के पश्चात हिंदी की भाषा का जब प्रयोग होता है तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आता है। और इसके लिए वो शिक्षक का प्रभाव अपने मन पे, अपने हृदय पे, अपने मस्तिष्क पे जब होता है, तो आने वाले 30-40 साल में जब आप लोगों के सामने जाते हो, उनको प्रभाव डालने का प्रयास करते हो, तो हिंदी भाषा का प्रयोग जिस शिक्षक ने हमें सिखाया, उसकी याद में आज शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और इसके लिए ऐसे शिक्षकों के माध्यम से छोटे छोटे विद्यार्थी पढ़ते हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से यह कहा जाता है कि जीवन में शिक्षक का महत्व कैसा है। बहुत सारे अलग अलग शिक्षक होते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले अलग होते हैं, मराठी में पढ़ाने वाले अलग होते हैं, उर्दू, हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़ा में पढ़ाने वाले अलग होते हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षक होता है। जैसे गांव में कहा जाता है कि बाहर से कठिन दिखने वाला, जैसे जैकफ्रूट होता है, वैसे बाहर से कठिन दिखने वाला, हाथ में तभी उन जमाने में हाथ में छड़ी लेने वाला, लेकिन मन में और दिल में अपना विद्यार्थी कुछ बने, ऐसी भावना को लेते हुए उस विद्यार्थी को लगातार 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाना। अभी तो नसीबदार है शिक्षक जो 4 घंटे पढ़ाते, पहले तो शिक्षक 8-8 घंटे पढ़ाते थे। अभी तो शिक्षा प्रणाली बदल गई, लेकिन पहले की याद अगर करें, जिन शिक्षकों की उम्र अभी 75, 80, 85 या 90 हुई है, और वो गांव की पाठशाला से लेके मुंबई की शालाओं तक आए हैं,
ऐसे शिक्षकों को अगर आप मिलते हो तो पता लगता है कि ये शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों के लिए क्या क्या किया हो। और शिक्षकों की पहचान क्या होती है, तो शिक्षकों के घर में कभी चले जाओ तो घर में जैसे जाते हो वैसे सबसे पहले पाते हो तो एक बड़ी अलमारी होगी। घर कितना भी सुंदर हो, घर कितना भी छोटा हो, घर कितना भी बड़ा हो, कहीं पर भी वो शिक्षक अगर उस घर में रहता है तो सबसे पहले उस घर के दरवाजे के अंदर जब जाते हो तो पहले दिखाई पड़ता है कि बहुत बड़ी कपाट है और उस कपाट में सुंदरता से पुस्तकें रखी है। और उस पुस्तकों के ध्यान देने के पश्चात कोई भी पुस्तक उठा लो, वो पुस्तकों में उस शिक्षक की पहचान होती है। और मैं लगातार जाता हूं, बहुत जगहों पे जाता हूं, बहुत शिक्षकों को मिलता हूं, अध्यापकों से मिलता हूं, प्राध्यापकों से मिलता हूं। और जैसा विनय जी को मैंने कहा कि शिक्षा प्रणाली बदलती रहती है, जैसे कि सरकारें आती है, सरकारें चले जाती है, मंत्री आते हैं, मंत्री चले जाते हैं, विधायक बनते हैं, विधायक टूटते हैं, सांसद बनते हैं, कभी घर में भी जाना पड़ता है, लेकिन शिक्षक जो होता है वो शिक्षक निरंतर जीवन के आखिर तक शिक्षक रहता है। और इसके लिए ये शिक्षकों का सम्मान अगर हम आज करते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और वो भी ऐसे हॉल में। मुझे तो याद है मैंने शिक्षकों का सम्मान ऐसे ऐसे गांव में जाके किया है कि वहां पर ऐसे कितने कार्यक्रम किए अनगिनत, जहां पर लाइट भी नहीं थी और ऐसे माइक भी नहीं था, इतना सुंदर वातावरण भी नहीं था, लेकिन सामने बैठे हुए सभी शिक्षकों को मोमबत्ती के प्रकाश के तले उनको यह कहना कि शिक्षकों के लिए हम आए हैं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों को गांव-गांव में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमियां जो आने वाली पीढ़ी दूर कर सकती है, इसके लिए प्रेरणा देना आवश्यक है। और वैसे हम जानते हैं कि शिक्षक दिन का महत्व क्यों होता है, क्योंकि हर विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, और हर विद्यार्थी की क्षमता अगर अलग होती है तो वो क्षमता के आधार पे उस विद्यार्थी को पढ़ाई में लगन से काम करने के लिए प्रेरित करना, उसको आगे लाना, ये सब काम करना पड़ता है शिक्षकों को। तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि शिक्षकों की पढ़ाई के माध्यम से कितने विद्यार्थी आगे आते हैं। आप सभी ने शायद डॉक्टर अब्दुल कलाम का वो पुस्तक पढ़ा होगा, अग्निपंख। पढ़ाई की नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता है। मैं तो बहुत पढ़ता हूं, इनको पता है, मैं तो अलग अलग पुस्तक पढ़ता हूं। अभी बीच में मैंने वर्ल्ड में जितनी पुस्तकें हैं, इंडियन स्पाइस से लेके, स्पाइस यानी अचार नहीं, स्पाइसेस यानी स्पाइस यानी देश के अलग अलग जगहों पे गुप्तहेर कैसा काम करते हैं, ऐसी मैंने 25 पुस्तकें मंगाई। इन्होंने देखी उस दिन, इनको लगा भी ये राजनीति में से निकल के गुप्तहेर तो नहीं बनेंगे, तो 25 पुस्तकें मैंने मंगाई, अलग अलग तरीके से पढ़ रहा था। कल रात को जब मैं वो एक पुस्तक पढ़ रहा था, वो कुछ पन्ने में मुझे जो मिला, जो आज की वातावरण में पूरे देश को, पूरे विश्व को दिल दहलाने की जो बातें हैं, जो अफगानिस्तान की बातें हैं, वो मुझे उस पुस्तक में मिला। जिस लेखक ने उसको लिखा था, मैं उसके एडिशन में चला गया, कब पहली एडिशन है, तो पहली एडिशन थी 1971 की। विचार करो, भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात उस लेखक ने पहला पुस्तक लिखा था, और उसमें लिखा था साधारण 50 वर्षों के पश्चात ऐसा समय आएगा जो हिंदुस्तान के एक सीमावर्ती भाग से साधारण 400 किलोमीटर की दूरी पे ऐसी घटना घटेगी जिससे पूरा विश्व हिल जाएगा। तो उसको मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उसमें आखिर के पन्नों तक मैं चला गया, करीबन आखिरी 20 पन्ने मैंने पढ़े, और बाद में मैंने उसका नाम देखा, उस लेखक का। उस लेखक का नाम देखने के पश्चात मुझे रहा नहीं गया कि बोले इतना लेखक अच्छा कैसे हो सकता है। तो मैंने उसका नाम लेके मैंने मोबाइल में से गूगल करना शुरू किया, तो आखिर में मुझे यह पता लगा कि 1969 से लेके 2001 तक यह व्यक्ति
जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में एक शिक्षक है। छोटे से गांव में रहने वाले उस व्यक्ति ने, उस शिक्षक ने ऐसी किताब लिखी जो इंग्लिश में है। वो किताब पढ़ने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आज दिन भर सुबह से उसका नंबर ढूंढ रहा हूं कि वो जीवित है कि नहीं है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने को क्या करना चाहिए, हम सबको जो शिक्षक नहीं है, कि एक ना एक शिक्षक ऐसा होगा जिसने अपने जीवन पे प्रभाव डालने का काम किया हो। जैसे राजनीति में मैं मानता हूं कि मेरे जीवन पे अगर प्रभाव है तो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का प्रभाव है। तो ऐसे एक ना एक व्यक्ति का प्रभाव अपने जीवन पे होता है जो शिक्षक होता है। तो ऐसे शिक्षक को याद करके उसकी स्मृति में, अगर वो जीवित है तो उसकी याद में, वो कहीं पर भी होगा देश में या विदेश में, हमने उस तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। और ये शिक्षक दिवस का महत्व इतना होता है कि जो शिक्षक अपने दिल से अपने को सिखाता है, यानी आज की आधुनिक पीढ़ी अलग होती है। जैसे मैंने उदाहरण तौर पे कहा कि मैं 250 छोटे विद्यार्थियों को आज बुक बांटने के लिए गया था। और जब मैं बुक बांटने के लिए गया तो मैंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम जनगण मन से करते हैं। तो 250-300 बच्चे खड़े हुए, बहुत स्मार्ट विद्यार्थी थे। और ये 250-300 खड़े होने के पश्चात जनगण मन जब होता है तो मैं बारकाई से देखता हूं। और बारकाई से ऐसे देखता हूं कि एकदम कोने में दूर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, भगवान की कृपा से मुझे वो दिखाई देता है कि कौन कितने जोर से बोलता है। और मैंने देखा कि इतने छोटे छोटे बालक थे, कोई वो बांध पे खड़ा था, कोई पेड़ को लटक के खड़ा था, लेकिन जनगण जैसा शुरू हुआ एक जोर से उन्होंने जनगण को पूरा किया। मैं देखता हूं कि यही पीढ़ी आने वाले समय में अगर इसको हम अच्छी शिक्षा दें, इनको विद्या विभूषित करें, शिक्षित करें, इनके दिल में तिरंगे की लहर जो है, तिरंगे का जो फहरना जो है, उसको शिक्षित करते हुए उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान अपने लिए दिल में होना चाहिए, अपना देश अपने दिमाग में होना चाहिए, और अपने देश का सम्मान और उसका प्रेम अपने को जब तक हम जीवित है तब तक होना चाहिए। ये हमारे बच्चों में अगर हम डाले तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान एक महाशक्तिशाली देश बन सकता है। ये शिक्षकों का काम है और शिक्षकों का ये काम हमने सबने करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि ये कार्यक्रमों की प्रेरणा हमको किससे मिलती है। जैसे विनय जी ने कहा कि डॉक्टरों का हमने सत्कार किया, भले वो 25 डॉक्टर हमने बुलाए थे, लेकिन कोरोना काल के इस विश्व के महामारी के संकट में डॉक्टरों ने अपने जान पे खेलते हुए हमको बचाया। मुझे याद है मेरे पिताजी 85-86 वर्ष के थे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़े शिक्षक है, लेकिन वो जब बीमार गिरे रानावटी में, उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, तो वहां पर के मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े जो डॉक्टर है, डॉक्टर अंसारी, उन्होंने मुझे फोन करके सभी बातें बताई। तो मैंने डॉक्टर अंसारी जी को जब पूछा कि डॉक्टर साहब आप क्या क्या करते हो, तो बोले मैं मेडिकल कॉलेज का अभी फिलहाल एमडी हूं, जब भी मुझे समय मिलता है मैं शिक्षा देने का काम करता हूं। और विचार करो, ऐसे बड़े बड़े विधिज्ञ जो होते हैं, बड़े बड़े विचारवंत जो होते हैं, उनके वजह से अपना देश आज इतना मजबूत और शक्तिशाली बना हुआ है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हम लगातार अभिनंदन क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक विचारधारा से चलते हैं, इसके लिए नहीं करते। या फिर हम राजनीति में काम करते समय इसी दल के कार्यकर्ता इसके लिए नहीं करते। हम उनका अभिनंदन इसके लिए करते हैं कि देश की विचारधारा को आगे लेते जाते समय यह देश मजबूत बने, यह देश एक संघ बने, ये देश में जो लोग आज कोरोना के महामारी के संकट में लगातार अपने जीवन की डोर आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं, उन सबका सम्मान हो। ऐसी विचारधारा और प्रेरणा देने वाले मोदी जी के इस विचारधारा पे हम आगे चलते हैं। और आप लोगों के पास देखते हुए मुझे कभी कभी डर भी लगता है। ये जैसे विनय जी ने कहा कि 50 लोग बैठे, लेकिन देखने को भी डर लगता है, क्योंकि इतने शांत वृत्ति के लोग बोरीवली में रहते हैं, ये पहले बार दिखाई देता है। नितिन सुंदर जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत विचारवंत है, सटीकता से अपने विचारों को आगे चलते समय उस विचारों के बारे में जैसे हम डिबेट करते हैं, तो ये डिबेट कहां से आती है? तो ये डिबेट विचारवंतों को शिक्षा के माध्यम से आती है।
और इसके लिए शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम हम सबको करना है। और आज के जो विद्यार्थी है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, वीडियो, ऑडियो, ईमेल, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब हम करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं अपील करता हूं, आप सभी शिक्षा के माध्यम से जुड़े हो, विनय जी भी जुड़े हैं। मैं तो लगातार, जिसको हम कहते हैं कि देश की भावना, यानी हमारे कॉलेज में तो देश की भावना सर्वोच्च परी है, और मैं हमारे सभी विद्यार्थियों को, यानी करीबन अगर अथर्व का इतिहास देखिए तो आज 20,000 विद्यार्थी बाहर है। और मुझे याद है निमाड़े सर को मैंने हार्वर्ड भेजा था, हालांकि मुझे जाना था, मैं नहीं जा पाया तो मैंने निमाड़े सर को भेजा। तो निमाड़े सर जब वहां पर गए हार्वर्ड में, तो पूरे यूएस में से जितने अथर्व के स्टूडेंट्स हैं जो आ सकते थे, वो उनको मिलने के लिए आ गए, क्योंकि लगातार 20 वर्ष तक निरंतर सेवा करना, शिक्षक होने के नाते शिक्षा देते रहना, और जब हमारे छात्रा जब वहां पर जाते हैं और उनको पता लगता है कि एक हमारे शिक्षक मुंबई से लेते हुए यूएस तक आए हैं, तो उनको मिलना अपना परम कर्तव्य है करके वो शिक्षा प्रणाली जो हमने विकसित की है, वो शिक्षा प्रणाली के तहत वो विद्यार्थी आते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि हम सभी शिक्षकों ने, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमने अपने देश के प्रति सम्मान की भावना अपने विद्यार्थियों में डालने की आवश्यकता है। और ये कब होगा? जैसे मैंने अभी कहा कि 250-300 विद्यार्थी थे, लेकिन मैंने कहा कि आइसक्रीम खाने के बाद, हमने सबको आइसक्रीम दी, तो आइसक्रीम खाने के बाद कोई भी कागज नीचे नहीं डालेगा। और मैं मानता हूं, यानी मेरी बात उन्होंने माननी चाहिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि एक भी छोटा बच्चा वहां पर आइसक्रीम खा के अपना कागज नीचे नहीं डाले, एक तो खीसे में रखे या फिर वहां पर रखे हुए बक्से में डाले, एक कागज का टुकड़ा नीचे नहीं गिरा। इसे कहते हैं शिक्षा। अगर ये शिक्षा हमारे बच्चों को आज दी, तो आने वाला समय में आपको कहता हूं, चाहे हम रहे न रहे, लेकिन ये हिंदुस्तान के आज के जो ये बच्चे हैं, मैं आपको कहता हूं, चीन ने तो हिंदुस्तान पे आक्रमण करने की तारीख भी तय की है। आपको मालूम है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। 2035 में चीन कहता है कि भारत पे आक्रमण करेंगे। ये आपको पता है कि नहीं? आप मुझे मालूम नहीं, पढ़ते हो कि नहीं? जब मैं 2007 में चीन में गया था, तो एक टैक्सी वाले के पास जब मैं बैठा टैक्सी में, तो टैक्सी में बैठने के बाद उसने तुरंत मुझे बोला, भाई कैसे हो? मैं एकदम दंग रह गया। मैं बोला, ये लखनऊ का तो नहीं है? तो मैं उसके तरफ जब देखा, तो बिल्कुल चीनी आदमी था। दूसरा प्रश्न किया, कैसा लगता है चीन में? मैं और आश्चर्यचकित हो गया। बोला, बहुत अच्छा है। मैं तो इतना शॉक में था कि चीनी आदमी मेरे से हिंदी में बात कर रहा है। 14 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने उनको पूछा कि ये कहां से आती है शिक्षा? तो उसने मुझे कहा कि हमको सरकार ने कहा है कि जो भी टूरिस्ट आएंगे उनके साथ हिंदी में बात करो। तो मैं आगे गया। 10 मिनट के बाद मेरा जहां पर उतरना था, वहां पर मैं उतरने के लिए जब उसको पैसे देने लगा, तो मैंने देखा कि सामने वो गाड़ी के व्हील के बाजू में वो डैशबोर्ड पे सब छोटी छोटी चिट्ठियां लगी थी। तो मैंने कहा, आप सबसे हिंदी में बात करते हो? तो बोला, बहुत एकदम स्पष्ट हिंदी था। तो मैंने कहा, कैसे पता लगता है कि हिंदी में बात करना? बोला, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, बोले हिंदी में बात करो तो बहुत खुश होते। तो मैंने कहा, ये गवर्नमेंट ने आपको कहने के लिए कहा है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? तो सच बताऊं? बोले, बताओ। तो हमको ये सरकार ने कहा है क्योंकि मैं वैसे तो शिक्षक हूं। देखो टैक्सी चला रहा है। बोले, मैं वैसे तो शिक्षक हूं। फिर उसने खीसे में से एक आई कार्ड निकाला, मुझे दिखाया। ऐसी कोई स्कूल थी
उसमें उसका फोटो बिल्कुल सूट बूट पहन के, शिक्षक हूं। 2 घंटे के लिए मेरे सरकार के लिए, मेरे देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति का आह्वान है कि देश बदलना है, और देश बदलते समय अपने को हिंदी क्यों आना है उसका कारण उन्होंने बताया। और सभी अध्यापकों को, प्राध्यापकों को, शिक्षकों को, जहां जहां पे समय है, हमको आंकड़े आते हैं, हमको तारीख आती है, दिन आता है, हमको 2 घंटे तक टैक्सी चलानी पड़ती। तो मैंने कहा कि टैक्सी चला के क्या होता है? तो मैंने टैक्सी चला के जो भी लोग आते हैं, बैठते हैं, पैसा मिलता है, वो अलग है, लेकिन हमको 2 घंटे के लिए 2 दिन की तनख्वाह मिलती है। इससे लाभ क्या होता है? तो बोले लाभ यही होता है कि यहां पर आए हुए भारत से जितने लोग आते हैं, या बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, उनके साथ हमारे संबंध बनते हैं। उनको लगता है कि टैक्सी में बैठने के बाद मेरे साथ बात करने वाला जो व्यक्ति है मेरी भाषा समझता है, तो 1 नहीं 2 नहीं, वो 10 बार चाइना में आता है। तो हमारी आर्थिक वृद्धि जो है, आर्थिक परिणाम जो होते हैं, इकोनॉमी जो बढ़ती है, वो इकोनॉमी बढ़ने के लिए हमको ये काम दिया है। उसके बाद उसने जो बताया उससे तो मैं दंग रह गया। उसने कहा 2035 में, ये 2007 की बात है, 2035 में चीन में जिनका जन्म 2000 में हुआ है और जिनकी सरासरी उम्र 35 साल की होगी, उसमें से 85% युवा हिंदी बोल सकेंगे, और इतना हिंदी बोल सकेंगे कि 2035 में जब हमें आक्रमण करना है, वो बोलता है कि जब 2035 में ऐसी स्थिति बनी कि अगर हमें भारत के साथ आक्रमण करना पड़ा, तो हमारे सैन्य में बसे हुए सभी लोग, 90% लोग हिंदुस्तान पे आक्रमण करते समय चीनी बोलेंगे, उसके साथ साथ हिंदी बोलेंगे। और उसका परिणाम आपने देखा होगा गलवान घाटी में क्या हुआ। गलवान घाटी में जब झड़प हुई, अभी साल भर भी नहीं हुआ है, गलवान घाटी के हिंसक झड़प में जो चीनी सेना मिली, ये बिल्कुल 1962 के लड़ाई के समय की थी। हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए अपने घर में घुसे थे। वैसे ही बिल्कुल चीन में आज शिक्षा के माध्यम से ये चीन के पूरे देश को बनाने का काम चल रहा है। और इसके लिए शिक्षा प्रणाली में महत्व रखने वाले अपने देश में आज ये महत्व का है कि आज की हमारी पीढ़ी को भारत के इतिहास को जानने की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि इतिहास तो 1947 के पश्चात का इतिहास तो हम सबको पता है, लेकिन हिंदुस्तान आजाद होने के लिए जो अपने पुस्तकों में लिखा है, अपने पुस्तकों में जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखा गया था, उसको हमारे आज की पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है कि 75 वर्ष पूरे हुए, तो हिंदुस्तान को आजाद होने के पश्चात के 75 वर्ष, तो हिंदुस्तान आजाद होने के पहले के 75 वर्ष, यानी 1857 की वो लड़ाई, 1857 से लेके 1875, 1875 से लेके 1947, ये ऐसा रक्त रंजित इतिहास था जिसमें भगत सिंह राजगुरु से लेके वासुदेव बलवंत फड़के से लेके झांसी की रानी का इतिहास है। तो ये इतिहास अगर हम हमारे बच्चों को बताएं, आज की पीढ़ी को बताएं, तो भारत मजबूत बनेगा। देखो, देश मजबूत कब बनता है? तो देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। देश के प्रति लड़ने के लिए, देश के प्रति जब हम कहते हैं कि देश के साथ अगर लड़ाई होती है, तो शिक्षा के माध्यम से अगर हमारे आज की पीढ़ी को हमने मजबूत कर दिया, क्यों अकेला इजराइल सब पे भारी पड़ता है? कभी आपने इजराइल की शिक्षा प्रणाली को अगर देखा, तो उनकी शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है कि जापान के लोग इजराइल में जाके उसकी पढ़ाई के बारे में चर्चा करें। और इसके लिए शिक्षा प्रणाली मजबूत हो तो विद्यार्थी पढ़ेगा, और विद्यार्थी अगर खूब पढ़ेगा तो शिक्षक को भी यह लगेगा कि अपना देश, जिसकी बागडोर हमारे विद्यार्थियों के कंधों पे आने वाले समय में रखनी है, वो विद्यार्थियों को मजबूत मन से आगे बात करना पड़ेगा। विचार करो, हम सब में से जिनकी उम्र सरासरी 50 है, वो सबने 1971 की लड़ाई का वो भोंगा सुना होगा। आपने शायद नहीं सुना होगा, हमने सब सुना है।
1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, और तब हम छोटे थे, लेकिन हमको याद आता है कि वहां पर सायरन बजता था, ब्लैकआउट होता था, और हम टेबल के नीचे घुसते थे। जो टेबल के नहीं घुसा वो मिलिट्री में चला गया, और जो टेबल के नीचे घुसा वही इधर बैठा है। ये हकीकत है। अगर हम शूरवीर होते, अगर हम शूरवीर होते तो इधर भाषण नहीं देते। तो इसके लिए 1971 के युद्ध के पश्चात मैं 2012 में जब एक गांव में गया था, भूख लगी है ना, सुनने में इंटरेस्ट, तो 5-10 मिनट में खत्म करें, इनको आगे जाना है ना। 2012 में जब एक गांव में गया, ऐसे ही शिक्षकों का समारोह था, तो सब शिक्षक बैठे थे जो शूरवीर थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप भाषण करो। तो मैंने एक को पूछा आप कहां पर थे, तो मैं मराठा बटालियन में था। मैंने दूसरे को पूछा कहां थे, मैं राजपूत बटालियन। ऐसा करते 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 मैं पूछा तो अकेला मैं ही बचा जो कहीं पर भी नहीं गया था, जो टेबल के नीचे था। फिर भी उन्होंने मुझे बोलने को दिया। तो मैंने कहा मैं आपको क्या पढ़ाऊं या मैंने आपको क्या बताना है। अभी तो आप युद्ध में से बाहर निकल के अपने जीवन को इस हिंदुस्तान के ऐसे छोटे से गांव में आप बच्चों को पढ़ाते हो। मैंने कहा आपको तो मानना पड़ेगा। फिर 2018 में मैं एक ऐसे गांव में गया, मैं और दीपक था मेरे साथ, राजस्थान के जैसलमेर से रेगिस्तान के एक गांव में गया, जहां पर खीमाराम नामक एक सैनिक को मिलने गया। जो खीमाराम को मैं नजदीक से जब मिला तो पता लगा कि इनकी दोनों आंखें नहीं है, और दोनों आंखें नहीं है, लेकिन मैं उस गांव में जाने वाला हूं करके वो सुबह से पायजामा कुर्ता लेके बैठे थे, सर पे वो साफा बांधा था। तो मैंने पूछा कि अभी बात करूं तो वो ऐसे सामने देखते हैं लेकिन दिख नहीं पाता है। तो उनके भाई ने मुझे वो कहानी बताई कि 1965 के युद्ध में, कितने साल हो गए, 58 साल। 1965 के युद्ध में एक जगह पे जहां पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, वो चौकी को बचाने के लिए अपने मशीन गन से वो फायर कर रहे थे, और अचानक बहुत बड़ा बारूद वहां पर आया, बारूद का गोला, और वहां पर ध्वस्त हुआ, और खीमाराम को कुछ दिखा नहीं, और सब अंधेरा हो गया, और खीमाराम वहां पर खून से लथपथ गिर गया। 4 महीने के पश्चात राजस्थान से उनका भाई निकला, और उसको ढूंढते हुए कि खीमाराम कहां पर है, जिंदा है या शहीद हुआ। करते करते जब पता लगा तो पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में खीमाराम एडमिट है। भाई बेचारा जो 2 पैसे थे वैसे वो 2 पैसे हाथ में लेते हुए वहां पर पहुंचा कलकत्ता में। लड़ाई हुई थी जम्मू की तरफ, अस्पताल में भर्ती हुए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गए, और खीमाराम को जब मिला भाई, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका भाई तो बच गया, ये तो हिंदुस्तान के उस लड़ाई का हीरो है, लेकिन कुछ देख नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के दोनों आंखें खो चुकी है। अब विचार करो, तभी उनकी उम्र शायद होगी 23 या 24 साल की, और 2018 में मैं जब उनको मिलने गया तो करीबन अभी 75 के ऊपर की उम्र है, 80, और तभी भी खीमाराम ऐसे बैठे मेरे से बात करते समय उन्होंने बोला जो मैंने सुना, जो आज के शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही सटीकता से अपने सबको प्रेरणा दे सकता है। उन्होंने कहा मेरी आंखें जब चली गई, डॉक्टर ने कहा कि अभी आप देख नहीं सकते हो, तो मैंने पहला प्रश्न डॉक्टर को पूछा, क्या युद्ध खत्म हुआ? तो डॉक्टर ने कहा कि युद्ध खत्म हुआ, बच भी गए, और युद्ध भारत ने जीता है। तो खीमाराम का भाई कहता है कि खीमाराम के वो जो 2 आंखें थे, जो आंखें नहीं थी उधर, लेकिन उसमें से भी आंसू है। और जब मैं उसके बाजू में बैठा था तो खीमाराम के पास मैं ऐसा देख रहा था कि ये व्यक्ति है कि क्या है। इस देश के लिए बलिदान करते समय अपनी आंखें चली गई, लेकिन फिर भी इस देश के लिए कुछ करना है करके गांव में शिक्षक बने।
गांव में जाते हैं कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या पढ़ाते हैं? तो यहां पर तिरंगा लगाया हुआ है, अपने सफेद पायजामा कुर्ते में यहां पर तिरंगा लगाया हुआ है जो भाई लगा के देता है हर रोज। और गांव गांव में जाते हैं, गांव गांव की स्कूल में जाते हैं, सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं और युद्ध की कहानियां सुनाते हैं और कहता है कि ये देश को मजबूत कर। एक शिक्षक होने के नाते वो ये कहते हैं कि मैं ये सब कर सकता था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। आज भी मेरे आंखों के सामने दिखता है, ये देश का तिरंगा लहराना चाहिए करके मैंने काम करना चाहिए करके आज भी कि हमारा हम देश के कोने कोने में जाके काम करता है। और इसके लिए मुझे लगता है कि आज के दिवस पर, शिक्षक दिन के अवसर पर, हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद तो निश्चित रूप से आनी चाहिए, लेकिन आज अपने जीवन की भागदौड़ संभालते हुए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते समय जिन्होंने अपने को प्रेरणा दी, जिन्होंने हमें मार्गदर्शक के स्वरूप में, एक शिक्षक के स्वरूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाते समय निरंतर जीवन में अपने को प्रेरणा दी, ऐसे हमारे सभी शिक्षकों को हमने नमन करना चाहिए। जो शिक्षक आज यहाँ पर उपस्थित है, जिनका हम छोटा सा सत्कार करेंगे, उन्होंने ये भी सोचने की आवश्यकता है कि अपना देश मजबूत रहे। अगर ये देश मजबूत है तो हम सब मजबूती से इस देश में रह सकते हैं। इसके लिए देश को अपनी पीढ़ी के सामने रखते समय इस देश की विचारधारा, एक ज्वलंत इतिहास जो देश का है, वो हमारे आज की पीढ़ी के सामने रखने का प्रयास हम सब ने करना चाहिए। जहां पर जाते हो, जिसको मिलते हो, जिसको समझाते हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़े बुजुर्ग हो, हमने इस देश को आगे बढ़ाते समय हम हमारी आज की पीढ़ी को ये समझाने की आवश्यकता है कि ये देश आजाद हुआ, ये देश गुलामगिरी की श्रृंखला से मुक्त हुआ, ये गुलामगिरी की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदान किया। ये हमारे आज की पीढ़ी को समझाने की आवश्यकता है। इसके लिए न बल्कि हमने अच्छी शिक्षा लेने की आवश्यकता है और तुरंत अमेरिका का वीजा लेने की आवश्यकता है, ये समझाने की आवश्यकता है। नहीं तो आज का हर युवक ये कहता है कि मुझे अमेरिका जाना है। और आज अगर हर युवक हिंदुस्तान से अच्छी शिक्षा हासिल करके दूसरे देश में जाके हुए कमाई अगर करेगा तो अपने देश का क्या होगा? विचार करो कभी कभी मुझे ये बात मन में आती है, जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया कि हमारे घर का ही मेरे भाई का लड़का कहता है कि मुझे भेजो ताकि मैं रिटर्न नहीं आऊंगा। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को हमको ये सबक देनी है कि अपने देश को मजबूत करने के लिए अच्छी विद्या करो, अच्छी विद्या हासिल करो, विदेश चले जाओ, वहां पर भी अच्छी विद्या हासिल करो, लेकिन अपने देश को मजबूत करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल इसी देश की जमीन पे करना चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे हमारे विद्यार्थी जाके बिल गेट्स के पास काम करते हैं। तो बिल गेट्स के पास काम करो, अनुभव ले लो, लेकिन यहां पर आके खुद को बिल गेट्स तैयार करके हिंदुस्तान का बिल गेट्स बनने का प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसके लिए अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपना देश। आज अगर शिक्षक दिन के अवसर पर हमें सबको यह लगता है कि आने वाले समय में अपने देश को मजबूत करना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आधुनिक भारत का निर्माण करो, ऐसे आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए शिक्षकों का बहुत महत्व है। और मैं बातें ये जो कह रहा हूं, जो आगे के संकट इस हिंदुस्तान में आएंगे उसको देखते हुए कहता हूं कि शिक्षकों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाने की आवश्यकता है कि ये देश की विचारधारा, देश की अलग अलग भाषा और ये सब भाषा को साथ में रखते हुए ये जीवन निरंतर से चले। ऐसे हमारे सभी शिक्षकों के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्रणाली अपने आने वाले पीढ़ी को सब लोग मिलके दे। और इसके लिए शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली औजार है, इस शक्तिशाली औजार का वापर हम बहुत ही सटीक तरीके से करें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए। जो हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि क्या स्थितियां बन सकती है। विचार करो, अफगानिस्तान में एक सिनेमाटोग्राफर कोई महिला थी, उसका एक इंटरव्यू मैंने बीच में पढ़ा कि जो बहुत इंग्लैंड, अमेरिका वहां पर जाते हुए उसने सिनेमाटोग्राफी की और अफगानिस्तान आई। अफगानिस्तान क्यों आई? क्योंकि उसे लगता था अपना देश है, अपने देश को मजबूत करना चाहिए। और जब ये लड़ाई हुई तब जाके एयरपोर्ट पे बैठते हुए उसने एक लेख लिखा। उस लेख को लिखते 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 उसके आंखों के आंसू उस लेख पे पड़े और वैसे के वैसे उसने लेख
अपने सोशल मीडिया के द्वारा सबको भेजा। उस लेख में उसने लिखा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी जमीन को छोड़ते हुए मैं जा रही हूं, काश मैं इतनी मजबूत होती कि इनके साथ लड़ाई करती, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। और वहां पर और एक उसकी सहेली थी जो अफगानिस्तान में मेयर बनी, पहली महिला मेयर अफगानिस्तान में बनी जो शिक्षक थी, और शिक्षक होने के नाते मेयर बनी, और मेयर बनने के बाद अपने देश की जमीन को बचाने के लिए आतंकवादियों के साथ, यानी जब विरोध में लड़ना पड़ा तो अपने सहेलियों के साथ हथियार भी उठा ली और अफगानिस्तान में आज मेयर होने के नाते लड़ रही है, वही पंजशीर इलाके में। तो शिक्षक होने के नाते साहस भी होना चाहिए, साहस के साथ साथ शूरवीरों की कहानियां हमने आने वाली पीढ़ी को बतानी भी चाहिए। और ये पीढ़ी को बताते समय अपने जीवन में ये सब उदाहरण जो है उस सभी उदाहरणों को बताते समय अपने निश्चित रूप से मन में बहुत जोर से, ऐसा है कभी कभी शिक्षक ऐसे पढ़ाता है तो मन में लगता है कि ये शिक्षक में जोर है कि नहीं। शिक्षक में जोर आना चाहिए, उसके लिए च्यवनप्राश खाने की आवश्यकता नहीं है। तो देश एक च्यवनप्राश है। मैं सच बताता हूं आपको, आप विदेशों में चले जाओ, इजराइल चले जाओ, रशिया चले जाओ, देखो कूट कूट के भरता है। देश का प्रेम जो है ना, ये कहीं पर बाजारों में मिलता नहीं है, ये बिग बाजार में मिलता नहीं है। ये देश प्रेम अपने दिल में होना चाहिए। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, अगर हम ये सब करें, मैंने तो विनय जी को एक छोटा सा विनती की थी कि इसका प्रयोग हम शुरू करें, जैसे सुपर 30 का है, कि हम बोरीवली में से इसका प्रयोग शुरू करें, जो मैं गांव में भी करने वाला हूं, कि 30 विद्यार्थी या विद्यार्थिनियों को हम चुनेंगे और 4 लाख 5 लाख रुपए की शिक्षा जो होगी उसको मुफ्त में देंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को चुनेंगे जो 30 को आने वाले 10 साल में अगर पढ़ा के बड़ा करेंगे, तो उसका एक एक व्यक्ति हजारों लोगों के सामने अगर खड़ा हो तो बता सकता है कि ये 10,000 लोग एक तरफ और ये एक व्यक्ति जो है जिसको 10 साल हमने पढ़ाया वो एक तरफ, जो हिंदुस्तान की बागडोर आने वाले समय में अपने कंधे पे लेके आगे हिंदुस्तान को बढ़ाए। ऐसी विचारधारा को लेके अगर हम काम करें तो मुझे लगता है अपना भारत शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, गौरवशाली होगा। मुझे लगता है आज के शिक्षक दिन के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जो एक कविता शिक्षक दिन पर किसी ने लिखी है वो पढ़ते हुए मेरे वाणी को मैं विराम दूंगा। शिक्षक दिन पर कविता लिखने वाले एक शिक्षक कहते हैं कि लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी ही हो, लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कि सर पर हाथ हो अगर गुरु का तो लकीरों में भी जान होती है। और इसके लिए ये लकीरों को पहचानने के लिए मेहनत, परिश्रम, लगन से शिक्षकों ने आने वाली आधुनिक पीढ़ी को बनाने का काम करना चाहिए, जिसके माध्यम से ये अपना देश और मजबूत हो। ये देश अगर है तो हम सभी लोग यहाँ पर है। इसके लिए ये देश के प्रति विश्वास और श्रद्धा जताते हुए आदरणीय हमारे स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम उनको आदरांजलि अर्पित करते हुए शिक्षक दिन के अवसर पर सभी शिक्षकों को मान वंदना करते हुए आज के मेरे वाणी को, मेरे भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।